हाय नमस्कार दोस्तों, सौरभ गांधी बोल रहा हूँ प्योर ट्रेडिंग डॉट नेट से। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंट्रा ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम क्या गलतियाँ करते हैं, क्या समझदारी हम दिखा सकते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, क्या हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती है और किस तरीके से हम मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या स्पेशल चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ हद तक आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इसके पहले कि मैं शुरू करूँ, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो की शुरुआत में बताता हूँ, मैं प्योर ट्रेडिंग डॉट नेट का फाउंडर हूँ। उसके साथ में कुछ और डिटेल्स है मेरे बारे में, और ख़ास चीज़ जो आपके जानने लायक है वो है कि मैं ज़ीरोधा का मुंबई डिवीज़न का बिजनेस पार्टनर हूँ और उनका ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। तो आपको आपके किसी फ्रेंड कलीग्स को वगैरह को अगर अभी ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर दिए हुए हैं, आप इसे मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स पे मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, तो आप फ़ोन कॉल करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ़ोन कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए आप हो सके वहाँ तक मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ही करिए, ठीक है। सो ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है purtrading.co.in। मेरा ट्विटर का एड्रेस है twitter.com/purtradingnet, और ये मेरे ईमेल एड्रेस है saurabh@zerodhapartner.com, purtrading_net@yahoo.com। तो आप इनमें से किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कुछ खास अर्जेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए और फिर शायद हम फ़ोन पे बात कर पाएंगे, अगर आपको कुछ खास चीज़ अगर बात करनी है तो। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे डोंट्स। डोंट्स का मीनिंग होता है क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, या क्या कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर कि जब मैं ये चीज़ें यहाँ पे जो लिखी है मैंने, वो आप में से बहुत से लोगों के साथ में इत्तेफाक रखती होगी, आप में से बहुत से लोगों के साथ में ये मिस्टेक्स मैच करती होगी। तो मैं एक एक करके सारी मिस्टेक्स बताता हूँ जो हम जनरली करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए और जिस वजह से हम नुकसान करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं रीच ओवरनाइट। हमें रातों रात अमीर बनना है। होल्डिंग इन लॉसेस, मतलब हमें लॉस हो रहा है तो भी हम अपनी पोजीशन काटते नहीं हैं। ओवर ट्रेडिंग, 1 रुपया है तो 10 रुपये की ट्रेडिंग करेंगे। इम प्रॉपर यूज़ ऑफ ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर, ब्रैकेट और कवर ऑर्डर में मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है इसलिए उसको ज़बरदस्ती यूज़ करना है। ट्रेड फॉर रिवेंज टू कवर लॉसेज, अब ये सबसे ज़्यादा बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं कि भाई हमने मार्केट से पैसा कमाया गवाया है तो मार्केट से ही पैसा कमाएंगे। मैं और डिटेल में हर एक पॉइंट के ऊपर आऊँगा। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट, अब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है लेकिन पता ही नहीं कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेड करें। टिप्स प्रोवाइडर और मल्टीबैगर, इन्होंने तो हमारी देश के आधी से ज़्यादा जनता को बेवकूफ़ बना रखा है और इसके अंदर हम सारे लोग फंसे पड़े हैं। एवरेजिंग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ट्रेंड, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आगे। इम्पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड, क्या होता है इसका मीनिंग मैं आपको एक डिटेल में आगे आगे बताऊँ। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो जनरली हम करते हैं। इन हर एक गलती के ऊपर मैं आपको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करूँगा एक एक करके। तो ये सब थी गलतियाँ। अब आपको करना क्या चाहिए डूज के अंदर, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके। ये स्लाइड पर हम फिर से वापस आएंगे, पहले हम एक एक करके हमारी गलतियाँ देख लेते हैं कि जनरली जो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या हमारी सोच रहती है जिस वजह से हमारी गलतियाँ होती है, हमें लॉस होता है। सबसे पहली सोच जो लोगों में रहती है कि हमें रातों रात अमीर बनना है। तो भाई रातों रात अमीर बनने वाली जो चीज़ें वो सिर्फ फिल्मों में होती है, जहाँ पे आपको लॉटरी लगती है या आप कसिनो में जाके खेलते हो या आप रातों रात कोई ऐसा शेयर खरीदते हो जो दूसरे दिन आपको रातों रात अमीर बना देता है। वो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में वो नहीं होता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। आप उसको एक बिजनेस की तरह लीजिए। आपको अगर रोज कमाना है पैसा तो आप रोज कमा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में एक ही झटके में सब पैसा कमा लूँ स्टॉक मार्केट से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी अगर ये सोच है कि अगर मुझे रातों रात अमीर बनना है, मुझे तो बहुत फटाफट से पैसे कमाने हैं स्टॉक मार्केट में, तो भाई स्टॉक मार्केट वो जगह नहीं है। अगर आप ये सोच के साथ में मार्केट में आ रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 99.99% लोग नुकसान ही करके निकलेंगे। मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से इसको कह रहा हूँ क्योंकि मुझे दिन में न जाने कितने ही मैसेजेस, कितने ही ईमेल्स और कितने ही फ़ोन कॉल्स आते हैं, और उनमें से मैक्सिमम लोगों से बात करके मुझे यही अनुभव हुआ है कि लोगों को रातों रात पैसा कमाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह लीजिए और फिर देखिए आपको स्टॉक मार्केट हमेशा देने के लिए रेडी बैठा है। नेक्स्ट चीज़ जो हम गलती करते हैं जनरली इंट्राडे के अंदर, जो हमें नहीं करनी चाहिए, होल्डिंग इन लॉसेस
एंड नो स्टॉप लॉस। इसका मीनिंग होता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ में हमने कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करी है या कोई इंट्राडे ट्रेड लिया है, अगर हमें उसमें लॉस हो रहा है तो हम होने देते हैं। हम बैठे रहते हैं कि भाई अभी बढ़ेगा अभी बढ़ेगा, फिर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हम अगरबत्ती लगाते हैं, हम और कुछ अच्छे वो भगवान की याद करने लग जाते हैं, कुछ और काम करने लग जाएंगे जिससे हमें लगता है कि हमारा मार्केट ऊपर आ जाएगा, हमारी प्राइस आ जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आपको स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिकली लेना होगा कि स्टॉक मार्केट से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको अपनी पोजीशन एक स्पेसिफिक लॉस के बाद में काट देनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जो लोग स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस आर वेरी नेसेसरी। अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं लगाएंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं, और तरीके से लगाएं। कैसे लगाना है, क्या स्टॉप लॉस में भी हम क्या गलती करते हैं मैं आपको कुछ समय में बताऊंगा। लेकिन आप इतना ध्यान रख लीजिए इस चीज़ के अंदर जो मैं बता रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो हमेशा आप लॉसेस को मिनिमाइज करिए, स्टॉप लॉसेस का भरपूर उपयोग कीजिए। नेक्स्ट चीज़, ये तो मेरे ख्याल से 90% लोगों की मिस्टेक है। मैं जितने भी लोगों से बात कर चुका हूँ उनमें से 90% लोगों ने इस वजह से अपना नुकसान किया है, और वो होती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मीनिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग करना, अपनी हद से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेडिंग करना। और ये कौन लोग करते हैं सबसे ज़्यादा? जो डब्बा मार्केट में ट्रेडिंग करते थे। अभी तो हमारे मोदी जी की वजह से ब्लैक मनी खत्म हो चुका है, तो अब डब्बा ट्रेडिंग वालों का धंधा बंद हो चुका है। तो कुछ हद तक लोग इससे लॉस करना बंद करेंगे, तो इसके लिए मुझे लगता है इस चीज़ के लिए हमें मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। बट फिर भी कुछ लोग नॉर्मल इंट्राडे एनएससी और बीएससी के अंदर भी अपनी मार्जिन का भरपूर उपयोग करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं और लेवरेज यूज़ करते हैं और मार्जिन एक्सपोजर यूज़ करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। उस केसेस में क्या होता है कि अगर आपका तुक्का सही बैठ गया, तुक्का अगर आपका गैस सही बैठ गया तब तो आप ठीक है अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये आपको भी पता होगा कि कितनी बार आपका तुक्का, आपका एनालिसिस सही बैठता है और कितनी बार गलत बैठता है। तो हमेशा एक लिमिट में काम कीजिए। इस ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लीजिए, ना कि सट्टे की तरह। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं इसका मतलब आप सट्टा खेल रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं। तो फिर तो आप जुआ में तो लॉस होना ही है। जुए में तो जो बैठा होता है सामने की तरफ वही कमाता है। आपने कभी किसी कसिनो को या कभी किसी वो जो मटके वाले होते हैं कभी उनको देखा है लॉस हुए, उनकी शटल कभी डाउन होते हुए देखी है आपने? नहीं, क्योंकि वहाँ आने वाले सट्टा ही खेलते हैं और सट्टे में कोई लिमिट नहीं होती है और अंधाधुन ट्रेडिंग करते हैं, अंधाधुन खेलते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को भी सट्टा ही कहा जा सकता है, या ओवर ट्रेडिंग भी एक सट्टे का दूसरा अच्छा इंटेलेक्चुअल नेम है। ठीक है? तो कोशिश करें आपके पास जितनी लिमिट है उसके अंदर ट्रेड करें। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में 1 रुपया है तो आप 1 रुपये की ट्रेड करिए। अगर आपके पास में 1 रुपया है तो आपको लिमिट मिलती है, मार्जिन एक्सपोजर मिलता है, उसका उपयोग कीजिए, लेकिन उसको तरीके से यूज़ कीजिए। ओवर ट्रेडिंग मत करिए। ओवर ट्रेडिंग का मीनिंग होता है ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करना, और जो चीज़ को आपको 1 या 2 क्वांटिटी में करना चाहिए आप उसको 10-10, 20-20 क्वांटिटी में करते हैं। फिर क्या होता है, अगर आपका एनालिसिस गलत हो गया तो आप ज़बरदस्त नुकसान खाते, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो हम गलती करते हैं, जो कि आजकल बहुत फेमस ऑर्डर आ चुके हैं मार्केट में, जो कि ज़ीरोधा भी काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करता है, ज़ीरोधा में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन गलती लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के अंदर लोग गलतियाँ ये कर देते हैं कि उनको पता नहीं है उसको कब यूज़ करना चाहिए। बस उन्हें ये पता है कि भाई हमें ब्रैकेट ऑर्डर में 20 टाइम लिमिट मिलेगी या 25 टाइम लिमिट मिलेगी, तो हमारे पास में 1 रुपया है तो हम 25 रुपये का शेयर खरीद सकते हैं, या 1 लाख रुपया है तो हम 25 लाख का शेयर खरीद सकते हैं। तो अब गलती वही, वो भी एक तरीके से ओवर ट्रेडिंग ही हो गई। आपने अपनी पूरी मार्जिन को यूज़ कर लिया। अगर आपको ब्रैकेट और कवर ऑर्डर यूज़ करना है तो ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के सही मायने समझिए आप, कि ब्रैकेट ऑर्डर क्यों बनाया गया है, कवर ऑर्डर क्यों बनाया गया है, और उसको स्मार्ट तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्ती बस नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है इसके लिए आपको ब्रैकेट और कवर ऑर्डर दिया हुआ है, लो मार्जिन में तो यूज़ करना है, उस रीज़न से आप कभी भी मत यूज़ कीजिए। समझिए ब्रैकेट ऑर्डर क्यों बनाया गया है, कवर ऑर्डर क्यों बनाया गया है। इन शॉर्ट मेरा एक पूरा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ब्रैकेट और कवर ऑर्डर क्यों बनाया गया है। बाकी इसका डिटेल्ड आप मेरा एक और वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जिसमें मैंने बताया है हाउ टू यूज़ ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर इन ज़ीरोधा। आप उसको देखिए तो आपको पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि ब्रैकेट और कवर ऑर्डर क्यों बनाया गया है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ब्रैकेट ऑर्डर जो है और कवर ऑर्डर जो है
इनको हमेशा आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आप अपने ट्रेड के बारे में या अपने ट्रेंड के बारे में काफ़ी हद तक श्योर हो, या जब मार्केट में मोमेंटम आने वाला हो, तभी आपको ब्रैकेट और कवर ऑर्डर यूज़ करना चाहिए, ताकि लो मार्जिन के अंदर आप एक अच्छा गेम खेल सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रैकेट और कवर ऑर्डर का ये होता है कि इसके अंदर एक डिफाइंड लॉस होता है। जब आपको मालूम है कि मुझे इतना ही लॉस करना है और इतना ही मेरा टारगेट है, जब आप एक डिफाइंड टारगेट और डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ में चलते हैं, तो आप ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करिए, एक अच्छी चीज़ है वो यूज़ करने के लिए। बाकी इसकी ज़्यादा डिटेल्स आप मेरे ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के वीडियो में देख सकते हैं। तो जो एक और जो मेन गलती लोग करते हैं वो है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर। तो हो सके तो उसको समझदारी के साथ स्मार्टली यूज़ कीजिए ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर को। अभी एक और चीज़ है जो लोग गलतियां करते हैं, ट्रेड टू रिवेंज द लॉसेस। मतलब कि किसी ने किसी वजह से, सबसे पहले तो जब मार्केट में आते हैं तो बिना नॉलेज के आ जाते हैं, उसके बाद में टिप्स प्रोवाइडर के पास जाते हैं, फिर वो टिप्स देते हैं, उनके ऊपर नुकसान करते हैं, फिर नुकसान करते हैं तो फिर हमारे इमोशंस जाग जाते हैं। इमोशंस जाग जाते हैं तो फिर क्या होता है, भाई मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फलाना ढिमका आदमी जो भी है, फिर हमारे ईगोज जनरेट हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार मेरा नुकसान कैसे कर लिया इस मार्केट ने, अब तो अपना पैसा मैं इस मार्केट से निकाल के ही रहूँगा। तो ये जो बदले लेने वाली जो भावना है, जो रिवेंज की जो भावना है, उसमें आप हमेशा गलती करते जाते हैं और ज़्यादा नुकसान करते जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि मार्केट से आप बड़े नहीं हैं, मार्केट सबसे बड़ा है। अगर यहाँ पे आपका नुकसान हुआ है तो आपकी खुद की गलतियों की वजह से हुआ है, ना कि मार्केट ने आपका नुकसान कराया है। जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो सामने की तरफ आप मार्केट को एक क्रिकेट मैच की तरह ले सकते हैं, या कोई भी एक गेम की तरह ले सकते हैं जहाँ पे दो अपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें दोनों कभी भी नहीं जीतते हैं, एक को जीतना होता है और एक को हारना होता है। तो जो जीतता है वो समझदारी से जीतता है, जो हारता है वो अपनी बेवकूफ़ी से हारता है, या उसने अगर मेहनत नहीं करी होती है। तो सेम तरीका मार्केट में भी यूज़ होता है। अगर आप बिना नॉलेज के मार्केट में एंटर करेंगे तो आप लॉस करेंगे ही करेंगे। 100 में से एक आध बार आपकी किस्मत चमक जाएगी, या किस्मत अच्छी होगी तो आप शायद प्रॉफिट कर ले, या उसको बोलते हैं तुक्का, कि आपका तुक्का चल जाए। तो मार्केट्स को आप ये उम्मीद से अगर आप मार्केट में आ रहे हैं कि मैंने 2 लाख पहले गवा दिया है, 25 लाख अगर मार्केट में लॉस कर दिया है, तो मैं पूरा का पूरा 25 लाख मार्केट से ही रिकवर करूंगा, तो भाई उस मेंटेलिटी के साथ, उस माइंडसेट के साथ आप मार्केट में ट्रेड मत करिए। जो कि जनरली हम इंट्राडे ट्रेडर्स, जो भी जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम उस बिलीव से आते हैं कि भाई मैंने इतना नुकसान कर दिया और अब तो मुझे ये मार्केट से ही रिकवर करना है। डेफिनेटली आप मार्केट से रिकवर कर सकते हो, आप मार्केट से उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती मार्केट में आके ट्रेड इसलिए कर रहे हो क्योंकि मार्केट ने आपका पैसा नुकसान कर, या मार्केट में आपका पैसा नुकसान हो गया तो आप यहीं से निकालोगे, तो उस मेंटेलिटी से मत आइए, क्योंकि आप और पैसा यहाँ देकर ही जाओगे, लेके नहीं जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, अगर आपका जो भी नुकसान हो चुका है मार्केट में पहले, स्टॉक मार्केट में, सबसे पहले तो आप उसको भूल जाइए कि ऐसा कुछ हमारा नुकसान हुआ था, और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ में मार्केट में एंटर करिए, और फिर अपनी एक तरीके से आप इसके अंदर ट्रेडिंग शुरू करिए, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे कोई फॉर्मूले से हो, चाहे किसी भी तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हो, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ में ट्रेड करिए। ये मेंटेलिटी के साथ अब अगर आप ट्रेड करने की गलती करेंगे तो आप ज़्यादा नुकसान ही करते जाएंगे। नेक्स्ट गलती हम क्या करते हैं, या नेक्स्ट गलती जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर करते हैं, वो है स्क्रिप्ट सिलेक्शन का। अब इंट्राडे ट्रेडिंग तो करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि भाई पैसा कमाना है, इंट्राडे के अंदर मार्जिन मिलता है, और बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, और बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे। तो अब ये सब करना है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला कैसे ट्रेडिंग करता है, सामने वाला क्या ऐसा करता है जो हमें करना चाहिए, जो हमें सीखना चाहिए। तो लोग जनरली करते तो हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, लेकिन ये नहीं समझते कि कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। हर एक स्क्रिप्ट जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं बनी हुई है। आपको ये समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही स्क्रिप्ट का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। खैर मैं ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे वो सारी टेक्निक्स और सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता स्क्रिप्ट सिलेक्शन की, लेकिन मेरा एक पेड वीडियो है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि हाउ टू सिलेक्ट स्क्रिप्ट इन एनएससी फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर अगर आपको कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेड करना है, अगर आपको वो आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स यूज़ करके आप स्क्रिप्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा पेड वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू करिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, और भी बहुत से जगह से आपको बहुत सी फ्री टेक्निक्स भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, जहाँ पे लोग बताते हैं कि स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो आप वो सब चीज़ों को देख के भी आप थोड़ा सीख सकते हैं कि किस तरीके से
स्क्रिप्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, ये चीज़ तो भाई बहुत खतरनाक है और हमारे पूरे हिंदुस्तान को इस चीज़ ने खा रखा है, हमारे हिंदुस्तान के सारे ट्रेडर्स और इनोसेंट ट्रेडर्स को, और ये स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी बीमारी है। टिप्स प्रोवाइडर और मल्टी बैगिंग के जो मैसेजेस आते हैं, मल्टी बैगर्स, मुझे तो आज तक कभी समझ में नहीं आया मल्टी बैगर होता क्या है। और टिप्स प्रोवाइडर, पता नहीं ये टिप्स देने वाले आज तक खुद ही अमीर बनते हैं, बाकी दूसरों को तो कभी मेरे को लगता नहीं कभी अमीर बनाया है। वो दूसरों के 1000 2000 5000 10,000 रुपये ले लेके ही अमीर बनते हैं। अगर खुद में इतना गट्स होता तो शायद वो खुद ही ट्रेडिंग करके अमीर बन जाते। खैर, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि टिप्स प्रोवाइडर और ये जो आपको मोबाइल में जो मैसेजेस आते हैं, जो उसमें आपको BSE के एक स्टॉक के कोड्स आते हैं कि ये बाय कर लो, अभी 9 रुपया चल रहा है, 100 रुपया हो जाएगा, या ये टिप आई है, वो टिप आई है, तो ये सब चीज़ों में मत पड़िए। अपने आप को एजुकेट करने में उतना समय लगाइए और फिर आप ट्रेडिंग करिए। एक सिंपल सी कॉमन सेंस है, अगर कोई टिप्स देने वाला इतना श्योर है कि वो आपसे 5,000 10,000 रुपये ले रहा है, तो भाई वो मार्केट से लोन लेके, मार्केट में लोन, पर्सनल लोन 12 से 15% में मिल जाता है। अगर वो उसके टिप्स पे अगर इतना ही भरोसा है तो वो एक ही दिन के अंदर, एक दिन खैर ज़्यादा हो गया, पर वो एक हफ्ते के अंदर ही अपना 10 से 15% निकाल लेगा, जो कि उसको साल भर में भरना होता है। तो लेकिन उसे मालूम है कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, उसे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके लिए वो सारे टिप्स प्रोवाइडर, सारे एडवाइजरी फर्म क्या करते हैं, आप लोगों के पास में आते हैं और बोलते हैं हमें 5,000 रुपया दो, हमें 2,000 रुपया दो, हमें 10,000 रुपया दो। मैंने आज तक एक भी कंज्यूमर, एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं देखा है जिसने मुझसे आके कहा हो या जिसने कहीं पे भी ये कमेंट किया हो कि मैंने फलाना ढिमका की टिप्स के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए कमाए। एक मारुति सुजुकी भी कोई नहीं खरीद पाएगा, मतलब एक नॉर्मल सी गाड़ी भी कोई नहीं खरीद सकता टिप्स प्रोवाइडर के टिप्स फॉलो करके। हाँ, लेकिन टिप्स प्रोवाइड करने वाला आप जैसे 100 बकरों को ढूंढता है और आपसे 5,000 10,000 रुपये लेके अपनी मर्सिडीज जरूर खरीद लेता है। तो आप चीज़ों को समझिए, ये स्टॉक मार्केट कैसे वर्क होता है, इन टिप्स प्रोवाइडरों से दूर रहिए। और जो मल्टी बैगर के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो मल्टी बैगर करके जो चीज़ें निकली है या जो बोला जाता है इस पूरे ट्रेडिंग कम्युनिटी में, बेसिकली ये होता है ऑपरेटर ड्रिवन वर्ड है ये। इनको ऑपरेटर्स चलाते हैं इन स्क्रिप्ट्स को, और ये बड़ी कंपनियों के साथ में मिलकर सेटिंग करके नॉर्मल कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है और एक साथ बल्क एसएमएस भेजे जाते हैं लोगों को, जिसमें बताया जाता है कि आप ये बाय करो, वो बाय करो। इसका पीछे का सिंपल सा फंडा है, अगर किसी भी ऑपरेटर को अगर किसी कंपनी के शेयर के भाव बढ़ाने हैं तो वो अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से एक सिंगल अकाउंट के अंदर सारे शेयर नहीं खरीदे जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हज़ारों लाखों करोड़ों एसएमएस भेजते हैं, उसमें से 0.01% तो बकरे बन ही जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो आप 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर ऐसा करके खरीदते हैं, और फिर वो जो बड़े लोग हैं या जो ऑपरेटर हैं, जो वो क्या करते हैं, वो अपने शेयर्स ऑफलोड करते जाते हैं। ऑफलोड का मीनिंग होता है वो अपने शेयर बेचते जाते हैं और आपको थमाते जाते हैं। नो डाउट वो आपकी धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएंगे, 9 रुपये में आपको जब टिप आती है तो 10 20 25 50 रुपये तक लेके जाएंगे और आपको माल खरीदवाते जाएंगे। उसके बाद में एक ऐसा समय आएगा जब वो माल को बेचना शुरू करेंगे, वो अपनी सारी स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देंगे, और उस समय वो सबसे बड़े सेलर होंगे। उस समय आपके 100 50 200 500 शेयर बेचने के लिए या लेने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। फिर आपको चुपचाप बैठे रहना होगा, और वो शेयर्स की हमेशा लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगती है। आपने जो ऑलरेडी इस चीज़ से भुगत चुके हैं उन्हें पता होगा मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ। तो उन शेयर्स में हमेशा लोअर सर्किट ही लगते रहेंगे, भले वो आपका 9 रुपये से 100 रुपया गया होगा, लेकिन अगर आपने 100 रुपये में नहीं बेचा है उस चीज़ को, तो वो 100 रुपये से वापस 2 रुपया आ जाएगा, क्योंकि आपके पास में वो कैपेसिटी नहीं होती कि आप सबसे पहले अपना ऑर्डर सेलिंग में लगा सकें। और बड़े ऑपरेटर्स सीधे डायरेक्ट टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, वो डायरेक्ट मार्केट खुलते ही अपना 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो कोई खरीदने वाला तो होता नहीं है, फिर आपके शेयर कौन खरीदेगा। तो वो 100 रुपया भले आपकी वैल्यू हो चुकी होती है, लेकिन वो वापस से 2 रुपये पे आ जाती है। तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ पेपर पे वो प्रॉफिट होता है, या वो हो सकता है बहुत सी बार तो प्रॉफिट आता भी नहीं है। तो ये सब जो मल्टी बैगर्स वाली जो चीज़ें होती हैं इनसे दूर रहिए, अपने आप को एजुकेट करिए। अच्छी ए कैटेगरी की स्क्रिप्ट या मिड कैप की जो स्क्रिप्ट होती है उसमें फिर भी आप कर सकते हैं, और निफ्टी 50 तो हमेशा एवरग्रीन स्क्रिप्ट है जिसमें आप करिए, विदाउट रिस्क आप कर सकते हैं। और अपने आप को एजुकेट करिए, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करिए जिससे आप रोज पैसा कमा सकें।
ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बतानी थी कि भाई टिप्स प्रोवाइडर और ये मल्टी बैगर से दूर रहिए, इनके मैसेजेस से, ये आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट गलती हम क्या करते हैं, या नेक्स्ट डोंट जो हमें नहीं करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में, जनरली जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग एवरेज करने की कोशिश करते हैं। पहले अगर 100 रुपये में बाई किया, अगर उसका 95 रुपीज़ हो गया तो और बाई करेंगे, फिर 90 रुपया हो गया तो और बाई करेंगे, इस तरीके से और बाई करते हैं। वो सोचते हैं कि हम एवरेज आउट कर रहे हैं। नो डाउट एवरेज आउट आप कर रहे हो, लेकिन आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ भी बढ़ती जा रही है और वो प्राइस और नीचे ही जाती जा रही है, तो आपका लॉस मल्टीफोल्ड हो रहा है, ना कि कम हो रहा है। तो एवरेजिंग जो है एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, उसको भी करने का एक तरीका है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एवरेजिंग कैसे की जाती है और एवरेजिंग किस लिए बनाया गया है। इन शॉर्ट में बताता हूँ, एवरेजिंग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाई गई है। एवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है। आप इंट्राडे में अगर एवरेजिंग करते हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं, उसका भी तरीका है, उसको किस तरीके से करना चाहिए। खैर अभी इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि एवरेजिंग इज़ नॉट गुड फॉर इंट्राडे। एवरेजिंग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो उससे बेहतर है आप ट्रेंड के साथ में चलिए, जहाँ बहाव है, जिस तरफ बहाव हो रहा है उस तरफ आप उस डायरेक्शन में ट्रेड करिए। ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग, ये एक अलग चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। इम्पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड, अब जैसे मैंने आपको बताया था, लोगों को रातों रात रिस्क अमीर बनना है, और ये रिस्क रिवॉर्ड जो है, मतलब ये इंटेलेक्चुअल लोग जो इस तरीके के वर्ड्स लेके आ जाते हैं मार्केट में, रिस्क रिवॉर्ड, तो जो नए लोग होते हैं उनको और कुछ समझ में नहीं आता, बस रिस्क रिवॉर्ड करके सुन लेते हैं और फिर सोचते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअली में समझ में नहीं आता, लेकिन हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। अब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलवेज रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलवेज रिलेटिव, मतलब जो भी कंडीशन होती है मार्केट में उसके अगेंस्ट रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन किया जाता है। तो जिस जिस जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, जो माइंडसेट के साथ में आप ट्रेड कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए और कौन से रिस्क रिवॉर्ड को आप अच्छा कहते हो। तो अभी अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, तो उसके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो डिपेंड करता है, 1:1 है, 1:2 है, 1:5 है, 1:10 है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका उसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड है। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो किस रिस्क रिवॉर्ड को अच्छा कहा जाए। अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शंस में क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो या कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो तो क्या रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए अच्छा है और कौन सा रिस्क रिवॉर्ड खराब है। अब जनरली लोग क्या करते हैं, लोग सुनते हैं कि भाई ऑप्शंस के अंदर तो एक का 10 रुपया हो जाता है या एक का 100 रुपया हो जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड इज 1:10 या 1:100। और फिर वही दिमाग वही कहीं से सुन के आते हैं और फिर वो सोचता है कि हमें इंट्राडे के अंदर भी 1:10 या 1:50 का या 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट को आप समझिए, वो रिस्क रिवॉर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, और हर एक कंटेक्स्ट के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड का डेफिनेशन बदलता रहता है। तो इंट्राडे के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की, मतलब 1:2, 1:5, 1:10 कि 1 रुपये का रिस्क लगाया तो 10 रुपया मिलेगा, वो सब इंट्राडे में पॉसिबल नहीं है, और इक्विटीज़ में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक पॉसिबल एक लिमिट में रह के आप ट्रेडिंग करिए और एक लिमिट में रिस्क रिवॉर्ड आप डिसाइड करिए। तो जनरली जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ में सारे डोंट्स कवर कर दिए मैंने, सारी जो गलतियाँ जो हम करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए हमें, डूज। अब उसके पहले आपको मैं एक और ऐसे ऐसे मिलाता हूँ जिसने मेरी वेबसाइट से काफ़ी सारी चीज़ें चुराई है। तो ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए जो लोगों के यहाँ से चीज़ें चुराते हैं और अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। ये बंदा कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल से है, जो कि अपनी खुद की एक वेबसाइट भी चलाता है, और उसको कितनी नॉलेज है मुझे पता नहीं, लेकिन उसे इतनी नॉलेज जरूर है कि लोगों के यहाँ से चीज़ों को कैसे चुराया जाता है। तो ये जो मैंने सर्कल में जो कैलकुलेटर्स मार्क किए हैं ना, ये सारे कैलकुलेटर्स उसने मेरी वेबसाइट से चुरा के अपने वेबसाइट पे डाले हुए हैं। वो ये ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि जब मैंने इन कैलकुलेटर्स को बनाया था तब मैंने एज ए स्टूडेंट, जब मैं अपना कॉलेज का ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट करके बाहर निकला था, तो मुझे पता नहीं था इस तरीके के लोग यहाँ होते हैं, और मैंने इनको बहुत ही सिंपल तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल दिया था। तो इस बंदे ने आके मेरी वेबसाइट से वो सारा जावास्क्रिप्ट कोड चुरा लिया और अपने वेबसाइट पे डाल दिया।
ताकि उसको वहाँ पे लोग आके उसकी वेबसाइट पे विजिट कर सके और उसको जो भी बिज़नेस करना है वो उसका बिज़नेस बढ़ा सके। तो ऐसे लोगों से, ऐसे चीटर लोगों से, ऐसे अनएथिकल लोगों से दूर रहिए। ये पायरेटेड कंटेंट्स अपने वेबसाइट पे डालते हैं, दूसरों की चीज़ें चुरा के अपने वेबसाइट पे डालते हैं। तो ये कोलकाता का आदमी है, वेस्ट बंगाल से हैं, और इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये इस तरीके के काम कौन करता है। तो हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये सारे जो कैलकुलेटर्स आपको दिख रहे हैं, गैन स्क्वायर ऑफ 9, निफ्टी ट्रेंड फाइंडर, कैमेरिला, एलियट वेव, फिबोनाची, वॉलेटिलिटी, ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें कॉपी करी गई है। बड़ी ही बेशर्मी से कॉपी किया गया है, विदाउट, मतलब इतनी बेशर्मी से कि ये देखिए, ये जो कलर कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है इस गैन कैलकुलेटर का, इसको बदलने की भी शर्म नहीं थी उस आदमी में कि इस कैलकुलेटर का कलर कॉम्बिनेशन वो चेंज कर सके। तो अवॉइड कीजिए इस तरीके के वेबसाइट्स और ट्राई टू बॉयकॉट सच वेबसाइट। इस तरीके की वेबसाइट्स को बॉयकॉट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनका कोई एथिक्स नहीं होता। तो जिनका कोई एथिक्स नहीं होता तो आप समझ सकते हो कि वो कितने रिलायबल हैं। एनीवेज, आगे आते हैं डूज के ऊपर, क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो पहली चीज़, ऑलवेज ट्रेड विथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि इंट्राडे के अगर अंदर आपको काम करना है तो एक स्ट्रेटेजी के साथ में आप काम करिए। बिना स्ट्रेटेजी के आप नुकसान ही करेंगे, ये लिख के ले लीजिए। बिना स्ट्रेटेजी के काम करना इज इक्विवेलेंट टू मेकिंग लॉस इन इंट्राडे फॉर श्योर। अगर आपके पास में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इसका मतलब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी होती क्या है? देखो, स्ट्रेटेजी हर आदमी अपने अपने तरीके से बनाता है। कुछ लोग होते हैं जो एवरेज प्राइस के ऊपर चली गई तो बाय कर लेंगे, एवरेज प्राइस के नीचे चली गई तो सेल कर लेंगे, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग होते हैं कि डे के हाई के ऊपर बाय कर लिया, डे के जैसे सुबह का आधे घंटे का हाई अगर टूट गया तो बाय कर लेंगे, आधे घंटे का लो टूट गया तो सेल कर देंगे, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। कोई प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, ये सब मैंने अपने अपने अलग अलग टूल्स और अपने अपने अलग अलग वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, जिसको मैं ORB, PRB, ओपन हाई, ओपन लो, ये सब अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आप कैसे उसको फॉलो करोगे। आप जब बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसको आप एक अपने प्रोफेशन की तरह लेते हैं, तो आप ट्रेडिंग को भी एक प्रोफेशन की तरह लीजिए। उसको आप प्लान कीजिए, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, आप उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आप इसको एक, देखिए, एक सिंपल, आप कोई भी इवेंट ले लीजिए, चाहे वो लेट्स से अगर वॉर होता है या इलेक्शन होते हैं या कुछ भी होता है, तो हर जगह स्ट्रेटेजी काम आती है। अगर किसी को इलेक्शन जीतना होता है तो उसके लिए भी वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें यहाँ से इतने वोट लेने हैं, वहाँ से इतने वोट लेने हैं, इस कम्युनिटी को टारगेट करना है, उस कम्युनिटी को टारगेट करना है, या इस तरीके से वोट लेने हैं। अगर वॉर जीतना होता है तो सामने दुश्मन की स्ट्रेटेजी को समझना जरूरी होता है, उसके बेसिस पर हम हमारी स्ट्रेटेजी बताते हैं। दिन के समय वॉर हो रहा है, रात के समय वॉर होता है, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो उसी तरीके से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए भी स्ट्रेटेजी का यूज़ करना चाहिए। आप कैसी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने तो खैर मेरी तरफ से काफ़ी सारे वीडियोस में शेयर किया है, आप चाहें तो उसमें से यूज़ कर सकते हैं या कहीं और से भी यूज़ कर सकते हैं, पर एक स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कीजिए। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो ऑप्शंस की अलग स्ट्रेटेजी होती है, फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर की अलग स्ट्रेटेजी होती है, इक्विटीज़ में काम कर रहे हैं तो इक्विटीज़ की अलग स्ट्रेटेजी होती है, अगर आप सुबह के टाइम काम कर रहे हो तो सुबह की अलग स्ट्रेटेजी होती है, आफ्टरनून में काम कर रहे हो तो आफ्टरनून की अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो आपको स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रेटेजी आप लिख लीजिए, आप लॉस ही करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑलवेज ट्रेड विथ स्ट्रेटेजी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ध्यान रखनी चाहिए वो है प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिफाइंड। आपको कितना पैसा कमाना है और कितना पैसा गंवाना है, ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग करने के पहले। अगर आप ऐसे ही जाके बैठ गए और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी और आपको यह नहीं पता कि मुझे कितना कमाना है और कितना गंवाना है, तब तो फिर आप गंवा के ही आओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इज कि भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइंड होना चाहिए। भाई मुझे आधा टका कमाना है या 1 टका कमाना है, तो उतना ही, भले वो स्क्रिप्ट भले 10 टका चली जाए उस दिन, लेकिन आपको 1 टका मिला या आधा टका मिला, वो आपका डिफाइंड प्रॉफिट था, तो आपको खुश होना चाहिए उतना आपको मिल गया। लोग गलती कहाँ करते हैं, 365 दिन में से एक दिन अगर कोई स्क्रिप्ट 25 टका बढ़ जाती है तो वो समझते हैं कि भाई हम रोज 25 टका ही कमाएंगे। तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वैसा पॉसिबल नहीं है। 365 दिन में से एक ही दिन होता है जब कोई स्क्रिप्ट 10 टका, 15 टका या 25 टका बढ़ती है। तो आप उस चीज़ को रोज के लिए कोरिलेट करेंगे तो सही नहीं होगा। इसके लिए आपको डिफाइन करना है पहले से ही कि भाई मैं रोज 0.5% का प्रॉफिट और 0.5% का लॉस लेके चलूंगा, या 1% का प्रॉफिट और 1% का लॉस लेके चलूंगा। तो यू हैव टू डिफाइन
योर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर यू बिगिन योर ट्रेड. ओके, नेक्स्ट चीज, जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा उम्मीद आपको ज़्यादा प्रॉफिट की नहीं रखनी चाहिए. एक्सपेक्टेशन 0.5% टू 1% इज़ वेरी गुड. अब 0.5% टू 1% में बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग अगर आपने 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा है और अगर 100 रुपया 50 पैसा वो हो जाता है, तो इसका मतलब आपने 50 पैसे का प्रॉफिट कर लिया उसके अंदर. तो 50 पैसे का जो प्रॉफिट है, इट इज़ अ गुड प्रॉफिट इन इंट्राडे. 0.5 टू 1% इज गुड. तो अब देखो वो गुड क्यों है वो मैं बताता हूँ. जब आप इंट्राडे के अंदर देखो, कोई भी चीज़ आपका, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, उसको गुड या बैड कैसे डिफाइन करते हैं. आपको ROI का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ. ROI का मीनिंग होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आपने कितना पैसा लगाया मार्केट में और कितना आपको रिटर्न मिला, उसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ROI अगर अच्छा है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट अच्छा है. अगर आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ख़राब है, तो मतलब आपका प्रॉफिट ख़राब है. तो अब जब हम 100 रुपये की चीज़ खरीद के अगर 100 रुपया 50 पैसे में बेचते हैं, ठीक है, तो कहने के लिए तो 0.5% है, लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको एनीवेज 11 टाइम्स, 10 से 11 टाइम आपको एक्सपोजर मिलता है. उसका मीनिंग होता है कि अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपया है तो आपको 11,000 की एक्सपोजर या लिमिट मिलेगी. ठीक है, तो जो चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आपको पड़ी, कॉस्ट सिर्फ 10 रुपया पड़ी, और 10 रुपये के ऊपर आपने 0.5% मतलब 50 पैसा कमाया. तो अब आपका टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट कीजिए. आपने 50 पैसा जो है वो 10 रुपये के ऊपर कमाया, ना कि 100 रुपये के ऊपर. तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5%. मतलब आपने 5% कमाया, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5% हो गया. तो बहुत अच्छी बात होती है वो 5%. आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है. बैंक की FD तो पूरे साल में 60% नहीं देती. आपको एक ही दिन के अंदर अगर 5% मिलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इट इज़ वेरी गुड अमाउंट. तो आपको खुश होना चाहिए अगर आपको 0.5% भी आपका प्रॉफिट होता है इंट्राडे में. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. जो लोग जनरली ये गलतियां करते हैं कि बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं जो कि इंट्राडे के लिए नहीं बने हैं. बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं पोजिशनल के लिए होते हैं. पैसा लेके आइए आप मार्केट में, फिर पैसा कमाने की सोचिए. ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा पैसे के साथ में ट्रेडिंग कीजिए, उस पोजीशन को होल्ड कीजिए और फिर मार्केट को टाइम दीजिए उस पैसे को बढ़ाने के लिए. आप तो कम पैसा लेके आएंगे, फिर इंट्राडे के अंदर ही आपको रातों रात अमीर बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं है. अगर आपको इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो छोटा प्रॉफिट ही निकाल के चलिए आप. ठीक है, यूज स्टॉप लॉसेस स्मार्टली. अब देखो, मैंने जब मैं डोंट्स बता रहा था तब उसमें मैंने बताया था कि स्टॉप लॉसेस आपके डिफाइंड होने चाहिए, कितना लॉस आपको करना है. तो अब देखो, स्टॉप लॉसेस जो होते हैं ना, तो स्टॉप लॉसेस को भी यूज़ करने का तरीका होता है. अब खाली स्टॉप लॉसेस बना दिए हैं तो उसको हर बार अपने को ट्रेड में लगाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉसेस आर मैंडेटरी, मतलब स्टॉप लॉसेस आर ऑलवेज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योर लॉसेस. लेकिन आप स्टॉप लॉस को स्मार्टली यूज़ कीजिए. अगर आप इक्विटीज़ में ट्रेड कर रहे हो तो इक्विटीज़ के अंदर स्टॉप लॉसेस बहुत अच्छी चीज़ होती है आपका लॉस प्रोटेक्ट करने के लिए. अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं इंट्राडे में, और ऑप्शंस के अंदर भी स्टॉप लॉस लगाते हैं. मैंने अपना एक स्टॉप ऑप्शंस का भी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट कवर किया है. मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भैया, अगर आप ऑप्शंस को पहले आप समझिए कि ऑप्शंस बनाया क्यों गया है. ऑप्शंस जो प्रोडक्ट है उसको हेजिंग के लिए बनाया गया है. अब लोग क्या करते हैं, उसको सट्टा करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ऑप्शंस के अंदर जो होता है ना, ऑप्शंस एक LIC की पॉलिसी या कोई भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है. उसमें आप जो प्रीमियम भरते हैं, अगर आप मर गए तो आपको प्रीमियम का, वो प्रीमियम के बदले बहुत ज़्यादा सम इंश्योर्ड आपको मिलता है. अगर आप जिंदा रहते हो तो आपने जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरा है वो आपका चला जाता है. तो सेम वे ऑप्शंस में भी चलता है. आप ऑप्शंस खरीदने के लिए एक प्रीमियम भरते हो, अगर आपके डायरेक्शन में वो मार्केट चल गया, प्राइस चल गई, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा. अगर नहीं चली तो आपको मान के चलना है कि वो आपका लॉस है. तो स्टॉप लॉसेस जो है ना, वो इक्विटीज़ के लिए बनाए गए हैं, ऑप्शंस के जैसे प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाए गए हैं. तो जो लोग स्टॉप लॉसेस को ऑप्शंस में लगाते हैं वो एक तरीके से गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं. तो उनको उस तरीके से नहीं करना चाहिए. इसलिए मैं कहता हूँ कि यूज़ स्टॉप लॉसेस स्मार्टली. पहले आप समझिए चीज़ों को जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, वो चीज़ को क्यों बनाया गया है, क्यों उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, और फिर ये जो बाकी के जो चीज़ें हैं, स्टॉप लॉसेस है, लिमिट ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है,
फिर इसको आप उस तरीके से यूज़ कीजिए। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज़ स्टॉप लॉसेस स्मार्टली। ऐसा भी नहीं कि एकदम छोटे छोटे 0.1% का स्टॉप लॉस लगा दिया, 0.2% का स्टॉप लॉसेस लगा दिया, या ऐसी स्क्रिप्ट के अंदर स्टॉप लॉस लगाया जिसके अंदर बिड और ऑफर प्राइस, मतलब जिसमें जो खरीदने के लिए और बेचने के लिए जो खड़े हैं उनमें खुद में आधे आधे टके का डिफरेंस है या 0.1% का डिफरेंस है, तो ऐसे केसेस में स्टॉप लॉस नहीं काम करता। स्टॉप लॉसेस शुड बी यूज्ड ओनली इन हाईली वॉल्यूम स्क्रिप्ट, जहाँ पे टिक प्राइस जो है 5-5 पैसे में ऊपर नीचे होती है, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेज यूज़ करने चाहिए। क्योंकि देखो बहुत से है ना ऐसे भी होती है स्क्रिप्ट्स, मिड कैप की स्क्रिप्ट्स है या एक्स कैटेगरी जेड कैटेगरी की स्क्रिप्ट्स है, जिसमें क्या होता है कि लेने वाला 500 रुपये में खड़ा है और बेचने वाला 502 रुपये में खड़ा है, मतलब डिफरेंस कितना हो गया 502। फिर 502 के बाद में नेक्स्ट सेलर कौन खड़ा है, 504 पे खड़ा है डायरेक्टली। और अगर सपोज आपने स्टॉप लॉस लगाया 502.05, ठीक है, अब इसमें क्या होगा मालूम है, 502 रुपये का जैसे ही प्राइस हिट हुआ आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपने सॉरी 502 रुपया 5 पैसे पे अगर गया सपोज और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या होगा, फिर जो प्राइस में सामने वाला बेचने के लिए खड़ा है वो प्राइस में आपका बाय हो जाएगा, और सामने वाला 502 के बाद में नेक्स्ट सेलर कौन था, 504 वाला। तो अब भले आपने स्टॉप लॉस 502.05 में लगाया है, लेकिन आपका एग्जीक्यूट कितने पे होगा, 504 पे। क्यों, क्योंकि 502 से 504 के बीच में कोई बेचने के लिए ही नहीं खड़ा था। तो इसके लिए स्टॉप लॉस को आप हमेशा स्मार्टली यूज़ कीजिए। लोग बड़े बड़े टीवी चैनल पे बड़े बड़े एनालिस्ट आके बोल देते हैं कि स्टॉप लॉस ये है ये है ये यूज़ करो, स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, लेकिन पहले समझिए तो सही उस स्टॉप लॉस का मीनिंग क्यों है, स्टॉप लॉस बनाया क्यों गया है और उसको सही तरीका क्या है। तो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉसेज इन हाईली वॉल्यूम स्क्रिप्ट, जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें टिक प्राइस जो होती है 5-5 पैसे में बढ़ती चढ़ती है, उसमें आप स्टॉप लॉसेज यूज़ करिए, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा, उसको बोलते हैं स्मार्ट यूसेज ऑफ स्टॉप लॉस। ठीक है, नेक्स्ट चीज, से नो टू न्यूज़ चैनल एंड टिप्स प्रोवाइडर। न्यूज़ चैनल देख के ना तो कोई अमीर बना है, और टिप्स प्रोवाइडरों से टिप्स लेके ना तो कोई अमीर बना है। अमीर छोड़ो, एक गाड़ी भी नहीं, एक स्कूटर भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो ये न्यूज़ चैनल वाले, टिप्स प्रोवाइडर, इन सब से दूर रहिए, अपने आप को एजुकेट करिए। जितना टाइम आप टिप्स प्रोवाइडर को ढूंढने में, उनकी टिप्स पढ़ने में, उसको करने में, टीवी पे जो लोग आके बोलते हैं उनको सुनने में, उन सब चीज़ों में टाइम लगाने से बेहतर है वो टाइम आप कुछ सीखने में लगाइए, आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। खैर, शॉर्ट में ये बताना था। हो नेक्स्ट चीज़, जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो खास चीज़ का ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। ऐसा कोई बिजनेस आज तक बना नहीं है जिसमें 100% प्रॉफिट हो। ओके, तो स्टॉक मार्केट में जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको एक बिजनेस की तरह लीजिए। अगर आपको लॉस होता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे लॉस हो गया यार, मैं लॉस नहीं देख सकता, अपने ईगो में खड़े रहेंगे, फिर लॉस बुक ही नहीं करेंगे, तो वो गलत है। एक्सेप्ट द लॉसेज। हो सकता है आपसे ट्रेड करने में कुछ गलती हो जाए, या आपकी एनालिसिस में कुछ गलती हो जाए, या आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाए, इट इज़ ऑल पॉसिबल। हमेशा ज़रूरी नहीं है आप जब मैदान में खेल रहे हो तो सामने वाले साथ हमेशा भारी रहेंगे। कभी कभी सामने वाला भी आपसे भारी हो सकता है। उस केसेस में आपको अपना फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपना लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए। देन ओनली यू कैन ग्रो। आप तभी आगे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप जिद में अपने ईगो में अड़े रहेंगे कि नहीं मैं तो लॉस कभी देखूंगा ही नहीं, देख ही नहीं सकता, तो फिर क्या होता है उसके अंदर हम अनलिमिटेड लॉस की तरफ जाते जाते और फिर अल्टीमेटली एक लिमिट, एक पॉइंट आता है जब हमें लॉस बुक करना पड़ता है, और तब हम इतने ज़्यादा लॉस में हो चुके होते हैं कि हमें उस टाइम रिग्रेट होता है। तो हमेशा, जैसे मैंने 2-3 पॉइंट पहले बताया था, अपना एक टारगेट प्रॉफिट, एक डिफाइंड प्रॉफिट और डिफाइंड स्टॉप लॉस रखिए। अनलिमिटेड लॉस की तरफ मत जाइए। लॉस हो गया ठीक है, बुक कर लीजिए उसे, फिर अगला दिन आ रहा है, फिर कमाएंगे अगले दिन में। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अभी रिस्क रिवॉर्ड भी है ना, डिपेंड करता है आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो 1:1 या 1:2 या 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड इज सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटीज़। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो ऑप्शंस में भी डिपेंड करता है आप महीने के पहले में काम कर रहे हो, महीने के बीच में काम कर रहे हो, कि महीने के आखिरी में काम कर रहे हो।
फिर ये इस पर भी डिपेंड करता है कि ऑप्शंस को आप बाय कर रहे हो या ऑप्शंस को आप सेल कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:10 1:100 भी हो सकता है, या 1:1000 भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑप्शंस है, उसमें रिस्क और रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करिए और फिर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो फ्यूचर भी ऑलमोस्ट इक्विटीज़ की तरह होता है, उसमें भी आप उसमें आप एटलीस्ट 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं, एक थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई 1:5 1:10 का एक्सपेक्ट कर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप फ्यूचर के अंदर जब आप कोई फ्यूचर बाय करते हो या सेल करते हो तो आपको एक मार्जिन मनी देना होता है, आपको पूरा पैसा नहीं देना होता है। और अब जब आप इंट्राडे में फ्यूचर बाय और सेल करते हो तो आपको और कम मार्जिन देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको लिमिट बहुत ज़्यादा मिल गई, मतलब आपके पास में 1,000 रुपये थे लेकिन आपने 1,00,000 रुपये तक की या 2,00,000 रुपये तक की फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अपने सेल या बाय कर लिया। अब उसके अंदर आपको प्रॉफिट 0.5% ही रखना है या 0.2% रखना है। तो भले आपको छोटा सा प्रॉफिट मिला, लेकिन क्योंकि वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बड़ी थी, उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा थी कि वो छोटा सा प्रॉफिट भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 1,000 2,000 5,000 10,000, या सपोज एक प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं, निफ्टी फ्यूचर अगर मेरे को बाय करना है तो इंट्राडे में 20,000 रुपीज़ लगता है फॉर एग्जाम्पल। और अगर मैं 100 पॉइंट छोड़ो 20 पॉइंट का अगर मैं टारगेट रखता हूँ और 75 का लॉट है तो भी मुझे 1,500 रुपया मिलता है। ठीक है, अगर मैं 20,000 रुपये के ऊपर 1,500 रुपया कमा रहा हूँ तो मेरा तकरीबन कितना हो गया, ऑलमोस्ट 7-8% हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो उस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, और फिर उस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड चीज़ है वो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करेगी। इक्विटीज़ के अंदर आप हमेशा 1:2 1:1 या 1:2:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ही चल सकते हैं। दैट इज़ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। तो इसी के साथ अपने सारे डूज भी ख़त्म हो जाते हैं। अब आ जाता हूँ मेरे बिजनेस की तरफ। अब क्योंकि मैंने वीडियो फ्री में बनाया है तो कुछ तो मोटिव होगा ना मेरा। तो मेरा मोटिव वही है कि मैं अपना बिजनेस प्रमोट करता हूँ इन सब फ्री यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। तो मेरा जो बिजनेस है, जैसे मैंने बताया कि मैं ज़ीरोधा का बिजनेस पार्टनर हूँ मुंबई एज वेल एज ऑनलाइन। तो अगर आप मेरे थ्रू ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मुझे कुछ कमीशन मिलता है, जो स्वाभाविक सी बात है। और आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको मेरे वेबसाइट के जो टूल्स और सॉफ्टवेयर्स है, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मैं ऐड कर लेता हूँ और आपको मेरे वो सॉफ्टवेयर और टूल्स जो है फ्री में यूज़ करने मिलते हैं। और जो मेरी पेड टेक्निक्स होती है, पेड यूट्यूब की जो ट्रेनिंग टेक्निक्स होती है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हैं, या आप या आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स कलीग, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है या मेरी वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। अब कैसे करना है, इसके 2 प्रोसेस है। अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो हियर आर द 2 प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस, आप मेरे वेबसाइट पर आके रजिस्टर करिए, फॉर्म्स डाउनलोड करिए, साइन करके मेरे को मेरे मुंबई एड्रेस पर कुरियर कर दीजिए। प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 2, आप मुझे अपना नाम, मोबाइल और ईमेल एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ इसको करना कैसे है। मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा और वहाँ पे आपको बताता हूँ मेरी वेबसाइट पे ले जाके कि आपको क्या करना है अगर आपको मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करना है तो आपको क्या करना है, ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मेरे वेबसाइट पे आना है pivotTrading.net या pivotTrading.co.in। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन ज़ीरोधा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आना है। इस लिंक पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, आपको अपना नाम, मोबाइल और ईमेल यहाँ पे रजिस्टर करना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज सक्सेसफुली आ गया मतलब आप रजिस्टर्ड हो चुके हो सक्सेसफुली। अगर आपको आता है कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप फिर कोई दूसरा मोबाइल और दूसरा ईमेल डाल के आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो ही आपका अकाउंट मेरे अंडर में आ सकता है, तो ही आपको मेरे वेबसाइट के जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो फ्री में मिल सकेंगे। स्टेप नंबर 2, आप डाउनलोड फॉर्म कर लीजिए यहाँ से और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 3, कुछ KYC डिटेल्स होती है, एक छोटा सा पेपर लीजिए, उस पर आप ये 3-4 डिटेल्स आप लिख लीजिए। स्टेप नंबर 4, फॉर्म्स पे आप साइन करके और अपने KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे इस एड्रेस पे आप कुरियर कर दीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप कुरियर कर रहे हैं। बस आपका 4 से 5 दिनों में अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब देखिए ज़ीरोधा के पास में लोड काफ़ी बढ़ गया है, तो जो लोग, अगर आपको एक और भी लोग मिलेंगे ऐसे आपको जो बोलेंगे हम 2 दिन में अकाउंट ओपन करते हैं, 3 दिन में अकाउंट ओपन करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 to 4 डेज मिनिमम, 3 दिन तो मिनिमम लगता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लोड
वो कभी कभी 4 से 5 दिन भी होता है। तो ऐसे झूठे लोगों से दूर रहिए जो गलत तरीके से आपको गाइड करते हैं। तो मैं तो क्लियरली बोलता हूँ, अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 3 दिन से 5 दिन आपका जाता है अकाउंट ओपनिंग में। तो ये सब प्रोसेस आपको फॉलो करना है। फाइनली आपको फॉर्म जो है मेरे इस एड्रेस पे पूरा करना है। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर, ये जो हो गया फर्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 1। सेकंड प्रोसेस, आप मुझे अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस SMS कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा उसी डायरेक्शन में। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स वगैरह जो है मेरे एड्रेस पे पूरे करने, क्योंकि मैं पर्सनली वेरीफाई करता हूँ कि आपने सारी डिटेल्स बराबर रखी, भरी है या नहीं भरी है, मेरा रेफरल कोड उसमें बराबर है या नहीं। क्योंकि अगर आपने गलती से फॉर्म डायरेक्टली भेज दिया और अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुई तो फिर वो अकाउंट आपका मेरे अंडर में ओपन नहीं होता, और फिर मैं आपको मेरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स वगैरह, आपको सर्विसेज जो है फ्री में नहीं दे पाऊंगा। ओके, या जो मेरे यूट्यूब वीडियोस है मैं आपको उसके ऊपर फिर डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म्स मेरे एड्रेस पे आप कुरियर करवाइए। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं कुछ सोशल वर्क के ऊपर। फ्री में ज्ञान बांट दिया, थोड़ा बिजनेस भी कर लिया, अब थोड़ी सोशल सर्विस भी कर लेते हैं। और जैसे मैं अपने हर वीडियोस में बताता हूँ कि कुछ अच्छे काम करते रहिए, पैसे कमाने के साथ साथ उन पैसों का कुछ सदुपयोग भी करिए। एक अच्छा सदुपयोग होता है कि पक्षियों को दाना डालना। आप देखिए जो इस फोटो में जो लड़की उस कबूतरों को दाने डाल रही है, उसकी चेहरे की मुस्कुराहट देखिए आप, या जो खुशी होती है जब आप ये काम करते हैं, तो आपके चेहरे पे कभी भी तनाव हो ही नहीं सकता। तो जब आप खुश रहना है तो इस तरीके के अच्छे काम करिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। ये एक चीज़ हो गई। अब इस बच्चे को देखिए, वो गाय को रोटी डाल रहा है, उसके चेहरे की हंसी और उसको फेशियल एक्सप्रेशन देखिए। ये जब खुशी होती है, ये सब देने में मिलती है। लेने में के लिए पैसा तो आप ज़िंदगी भर कमाएंगे, लेकिन उन पैसों को जब आप किसी अच्छे काम में लगाते हैं तो आप फील करके देखेंगे कि उससे क्या खुशी मिलती है। डोनेट कीजिए गौशालाओं को। लोग हमारे देश में गायों को मारने पे तुले हुए हैं, एटलीस्ट सेव द काउस। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो जो गाय आपको दिख जाती है, एटलीस्ट उनको चारा वाला मतलब घास खिला के थोड़ा वो खुशी फील करके देखिए आप। फिर अगर आसपास आपके तालाब और मछलियां हैं तो आप वहाँ जाके कभी देखिए। ये देखिए, इन सारे फोटोज़ के अंदर आप जो आदमी इन पक्षियों को या इनको जो फीड कर रहा है उन्हें, उसके चेहरे की आप देखिए, उस पर चेहरे में कभी भी तनाव नहीं हो सकता। आप करके देखेंगे तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपके चेहरे पे कभी गुस्सा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको खुश रहना है और अपना दिन अच्छा फील करना है तो कभी ये करके देखिए, फिर आपको एनीवेज पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ों में करने में क्या मज़ा है। एनीवेज, इसके साथ अपन ख़त्म करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आगे भी आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स फ्री, एक पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है मुझे या किसी को भी। जो लाल बटन है आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइब का, उसको दबाइए। जीमेल एड्रेस के साथ लॉगिन करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और आगे जो भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच, इतना पेशेंटली आपने आखिरी तक मुझे सुना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।